हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। गाइस, इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं बैड बैंक के बारे में। जी हाँ, बैड बैंक यानी नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी NARC के नाम से भी हम इसे जानते हैं। इसके ऊपर हम बात करेंगे डिटेल में, और ये आजकल बहुत ही ज़्यादा चर्चा में है, बहुत ही ज़्यादा ये आजकल डिस्कशन का टॉपिक बना हुआ है। क्यों? इसके पीछे कुछ कारण है, मैं आपसे भी वो चीज़ शेयर करूंगा। लेकिन उससे पहले रिक्वेस्ट करूंगा आपसे, अगर आप इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए, ताकि आपको हर वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहेंगी और आप सबसे पहले उसे देख पाएंगे। ऑलराइट, सो बैड बैंक के बारे में अगर हम बात करें तो आपको जैसा कि पता है, फाइनेंस मिनिस्ट्री निर्मला सीतारमन ने जब बजट पेश किया था फिस्कल ईयर 2022 के लिए, तो उन्होंने साफ साफ मेंशन किया था उनके कुछ कुछ एजेंडा थे, जिसमें से ये भी उनके एजेंडा का एक पार्ट रहा है कि बैड बैंक बनाया जाएगा। यानी एक ऐसी एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी होगी जिसके अंदर ही एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी भी होगी, यानी इन हाउस होगी। और इन दोनों का पर्पस होगा, इन दोनों को मिला करके एक नाम दिया गया जिसको हम बोलते हैं बैड बैंक। तो बैड बैंक को इसीलिए बनाया गया है ताकि वो जितने भी लेंडिंग इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे कोई बैंक हो, चाहे कोई नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी हो, चाहे या फिर कोई भी फाइनेंशियल छोटी मोटी कंपनी हो, दैट डजेंट मैटर कि वो प्राइवेट है कि सरकारी है कि गवर्नमेंट है। ठीक है, ये सब चीज़ें मैटर नहीं करेगी। अगर वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, अगर उसके पास गंदे लोन्स हैं, यानी सोल्ड लोन्स हैं, बैड लोन्स हैं, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हैं, नॉन परफॉर्मिंग लोन्स हैं, तो वो इन लोन्स को या इस तरीके के लोन्स को बैड बैंक को बेच सकती है। बैड बैंक को समझने के लिए आप ऐसे एग्जांपल से समझिए कि एक ऐसा छोटा सा घर जो इस तरीके के लोन्स को खरीदेगा, जो गंदे लोन्स हैं, जो वापस नहीं आ रहे हैं बैंक के पास। एग्जांपल के लिए मान लीजिए एक बैंक है, जैसे मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे XYZ कोई बैंक है। इसने एक कंपनी है जैसे ABC कंपनी को, इन्होंने 5,000 करोड़ का लोन दिया है। 5,000 करोड़ में से 3,000 करोड़ तो उस कंपनी ने XYZ बैंक को लौटा दिया, लेकिन 2,000 करोड़ वो नहीं लौटा पा रहा है, जिसके चलते जो बैंक है वो अपनी बुक में, लोन बुक में क्या मेंशन करेगा? वो लोन बुक में मेंशन करेगा कि 2,000 उसका एक नॉन परफॉर्मिंग लोन है, यानी 2,000 उसकी एसेट तो है लेकिन वो उसको मिल नहीं रही है। तो अब वो क्या करेगा? किसी ऐसी बैड बैंक को, एक ऐसी इंस्टीट्यूशन को बेचेगा, जो अब बेचने के बाद बैड बैंक की जिम्मेदारी होगी कि उस ABC कंपनी से किस तरीके से वसूली करनी है। वो इस XYZ बैंक की जिम्मेदारी नहीं रह जाएगी बैंक को। लेकिन हाँ, एक चीज़ आप और नोटिस करिए कि XYZ बैंक जो है उस लोन को जब बेचेगा बैड बैंक को, तो XYZ को पूरा अमाउंट 2,000 करोड़ नहीं मिलने वाला। ये बात आप नोटिस करिएगा। उसमें कुछ न कुछ हेयर कटिंग होगी, वैल्यू डिसाइड करेगा बैड बैंक, उसके अकॉर्डिंग वैल्यूएशन होगा, और उसका कुछ परसेंट ही उनको कैश के रूप में मिलेगा और बाकी नहीं मिलने वाला है। बाकी मिलेगा लेकिन वो आपको सिक्योरिटी के रूप में मिलेगा। वही चीज़ मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि क्या एक्चुअली में सरकार का फैसला लिया गया है बैड बैंक को लेकर के। देखिए, यहाँ पे बैड बैंक जो है, इसको 2 लाख करोड़ रुपए का जो है टोटल डिफ़ॉल्टिंग अमाउंट जो है बैड बैंक को, जो कंपनीज़ के डिफ़ॉल्टिंग लोन्स हैं वो ट्रांसफ़र हो सकते हैं। इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन IBA, जो कि आपको पता है, ये इन्होंने इन्होंने बेसिकली क्या है कि इनके जो मेंबर्स हैं उन सभी से इन्होंने रिक्वेस्ट करी है, पूछा है कि आप सभी लोग डिसाइड करिए, आइडेंटिफाई करिए कि आप लोगों के ज़्यादा से ज़्यादा लोन्स, यानी बैंक्स के ज़्यादा से ज़्यादा लोन्स कहाँ पे फंसे हैं, किस जगह पे फंसे हैं, और साथ साथ में उनके जो को लेंडर्स हैं उनसे भी अप्रूवल लिया जा सके। इसलिए आप सभी लोग आइडेंटिफाई करिए ताकि इन सभी बैड लोन्स को NARC के अंदर, यानी नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, यानी बैड बैंक के अंदर ट्रांसफ़र किया जा सके। नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी NARC का मतलब होता है बैड बैंक, तो आप कंफ्यूज बिल्कुल ना होइएगा। तो यहाँ पे बेसिकली एसोसिएशन को आइडेंटिफाई किया है कि 102 कॉर्पोरेट बैड लोन से टोटल, जिसमें 2 लाख करोड़ रुपए का तक का जो अमाउंट है वो फंसा हुआ है, और पर अकाउंट के हिसाब से अमाउंट देखें तो 500 करोड़ रुपए है। यहाँ पे जो लोन्स हैं वो अलग अलग वैरायटी ऑफ इंडस्ट्रीज़ को बांटे गए हैं, और ये बैंक्स की बुक के अंदर, यानी लोन बुक्स के अंदर
कई सालों से फंसे हुए हैं, इनको एनपीए के रूप में फंसे हुए हैं, ये बैंक्स को वापस नहीं मिल रहे हैं, राइट। और इसमें से कुछ ऐसे भी हैं जो इंसॉल्वेंसी प्रोसेस से गुजर रहे हैं करंटली, राइट। और कितने फ्रॉड भी डिक्लेयर कर दिए जा चुके हैं। तो ये लोन्स जो है फुली प्रोवाइड किए गए थे बैंक्स के द्वारा। तो यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा, कोई भी लोन अगर एआरसी के अंदर यानी एनएआरसी के अंदर बैड बैंक के अंदर ट्रांसफ़र तभी हो सकता है जब उसके को लेंडर्स भी मिल करके 75% तक का अप्रूवल देते हैं, अदरवाइज़ नहीं होगा। यहाँ पे आईबीए ने जो है आईबीए मतलब इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन, इन्होंने प्रपोज किया था कि जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं वो पब्लिक सेक्टर जो बैंक है मतलब पब्लिक सेक्टर बैड बैंक, जो बैड बैंक बनाया जाएगा वो सरकारी होगा, आपको ये चीज़ पता है ना। तो पब्लिक सेक्टर इसीलिए उसके नाम के सामने लिखा है। इसका मतलब आप कंफ्यूज ना होइए, एनएआरसी की बात कर रहा है, नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी की बात कर रहा है, बैड बैंक की बात कर रहा है, ठीक है। तो ये जो है इंडियन लेंडर्स से इन्होंने बेसिकली यहाँ पे मैं आपको अपने तरीके से मैं समझाऊँ तो देखिए यहाँ पे हुआ ये है कि नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी जो होगी वो बैंकों से लोन तो खरीदेगी, जी हाँ। जैसे मान लीजिए एबीसी कोई बैंक है, एबीसी XYZ कोई बैंक है, एबीसी कंपनी को उसने कुछ करोड़ रुपए लोन दे रखा है। तो अब एनएआरसी यानी बैड बैंक यहाँ पे किस तरीके से रोल करेगा, बैड बैंक कहेगा XYZ बैंक से, जो कि एक लेंडर है, एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, कोई भी हो सकता है, एक एनबीएफसी भी हो सकती है। तो बैड बैंक बोलेगा एनएआरसी जो है बैड बैंक वो XYZ कंपनी से कहेगा कि आपको अगर आपका लोन नहीं मिल रहा है तो आप मुझे भेज दो। XYZ को लगेगा कि अच्छी बात है यार, मेरे को तो ज़रूरत है, मैं तो चाहता ही हूँ कि मेरा लोन मुझे वापस मिल जाए। तो फिर XYZ कहेगा ठीक है मैं तैयार हूँ बेचने के लिए। तो उस केस में जो एनएआरसी होगा वो कहेगा कि आपको पूरा अमाउंट नहीं मिलेगा, मतलब आपको कुछ कम करना पड़ेगा। तो मान लीजिए कि XYZ बैंक ने किसी कंपनी को 2000 करोड़ रुपए का लोन दे रखा था और 2000 करोड़ उसको वापस नहीं मिल रहा है। तो अब यहाँ पे बैड बैंक कहेगा कि आप 2000 करोड़ में से अभी जो स्कोप ऑफ रिकवरी है वो लगभग 500 करोड़ रुपए चलिए है, यानी 500 करोड़ रुपए जो है स्कोप ऑफ रिकवरी है, आपको 500 करोड़ मिल सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं मिल सकते। तो इस केस में अगर XYZ को लगता है कि 500 करोड़ ले करके चुप हो जाना सही है, उस केस में बैड बैंक को वो बेच देगी, वो बैड लोन जो है एनपीए जो है बैड बैंक को बेच दिया जाएगा 500 करोड़ में। अब 500 करोड़ रुपए का 15% जो है 15% जो है कैश के रूप में XYZ बैंक को जो है मिल जाएगा बैड बैंक के द्वारा, और जो 85% है वो अमाउंट जो है बैड बैंक उसको कैश के रूप में नहीं देगा, बल्कि उसके अगेंस्ट जो है एक सिक्योरिटी रिसिप्ट जो है जारी कर देगा, जिसको फ्यूचर में चाहे तो बॉन्ड्स या डिबेंचर्स किसी रूप में वो कन्वर्ट करा सकता है। ये एक फैसिलिटी है, ये है इसके 15:, जी हाँ 15:85 का फॉर्मूला। इसका मतलब समझ रहे हैं, इसका मतलब ये है कि जो बैड बैंक होगा वो किसी भी लोन को अगर ख़रीदता है, बैड लोन को किसी बैंक से या किसी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी से, तो उसका 15% जो है जो भी उसमें वैल्यूएशन डिसाइड होगा स्कोप ऑफ रिकवरी के आधार पर। ज़रूरी नहीं है कि पूरा का पूरा 100% उस बैंक को रिकवर हो जाए, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, चांस ही नहीं है। एनपीए कुछ ना कुछ उसमें हेयर कटिंग तो होगी ही होगी। तो जो भी वैल्यूएशन डिसाइड होती है उसका 15% उस बैंक को बैड बैंक दे देगा कैश के रूप में, और 85% जो है उसके खिलाफ सिक्योरिटी इशू कर देगा। और साथ साथ में यहाँ पे प्राइवेट जो एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज होंगी उनको भी यहाँ पे बिड करने के लिए ऑप्शन खुला रखा जाएगा, जिसके चांसेस बहुत कम है कि वो विन करें, क्योंकि यहाँ पे एआरसी 15% कैश के रूप में देगा और 85% सिक्योरिटी इशू करेगा, मतलब रिसिप्ट दे देगा उसके खिलाफ। जबकि प्राइवेट लेंडर के लिए चैलेंजिंग इसलिए होगा क्योंकि वो सिक्योरिटी इशू नहीं करेंगे, उनको पूरा का पूरा कैश देना होगा, जो कि कोई कंपनी नहीं चाहेगी ऐसा। ठीक है, आई होप कि आपको मैं समझा पाया हूँ। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है समझाना, लेकिन मुझे लग रहा है कि आप समझ पा रहे होंगे।
तो चलिए मैं आपसे इसके ऊपर बात करता रहूँगा कंटिन्यूअस बैड बैंक को लेकर के, और इसके ऊपर मेरी रिसर्च जो है इसके ऊपर जो है जितनी भी ज़्यादा से ज़्यादा हो सकती है उसको कंटिन्यू रखूँगा, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा उसके अंदर का क्रीमी पार्ट जो है एब्जॉर्ब करके आपको समझा सकूँ ईजी तरीके से। आज मैंने जो भी समझाया आपको अगर अच्छे से समझ में आ गया तो आप इसको लाइक कर दीजिए और कॉमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कि हाँ यू गॉट इट, तो थोड़ा सा मुझे लगेगा कि मैं सक्सेसफुली आपको समझा पाया। नहीं तो फिर मैं आपको इसके ऊपर और रिसर्च करूँगा ताकि आपको बेस्ट क्वालिटी कंटेंट जो है इसके ऊपर क्रिएट करके आपको बता सकूँ, बना सकूँ, दे सकूँ। सो दिस इज़ ऑल इन दिस वीडियो गाइस, आई होप यू लाइक दिस एंड आई होप यू अंडरस्टूड व्हाट आई ट्राई टू मेक यू अंडरस्टैंड। टेक केयर, सी यू नेक्स्ट टाइम।